हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हॉर्नबिल बुक जो कि क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, इसका 3rd चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू रिटन बाय A.R. विलियम्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सागा का मीनिंग मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सागा बोलते कथा, एक कोई लॉन्ग हीरोइक स्टोरी, ठीक है, उसे हम सागा बोलते हैं। तो टुट जो कि एक फरह थे इजिप्शियन एम्पायर के, उनको उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। उनकी डेथ के पीछे क्या रीजंस थे उसको डिस्कवर किया गया। उसी से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है, नॉट अ स्टोरी, इट्स अ आर्टिकल, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जो हमारे ऑथर हैं वो स्टोरी को हमें नरेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो टट थे, किंग टट थे, वो उस टाइम एक टीनेजर थे। टीनेजर मीन्स ही वॉज बिलो 18 जब उनकी डेथ हुई थी। द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। कि वो अपने परिवार के, कौन सा परिवार, उनका जो रॉयल फैमिली थी, इजिप्शियन फैमिली थी, अपने एम्पायर के वो लास्ट रूलर थे। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगॉटन। और उनकी डेथ के बाद में उनको सेरेमोनियल वे से उनकी डेड बॉडी को जब दफनाया गया तो उनकी डेड बॉडी के साथ में बहुत सारा गोल्ड भी साथ में दफना दिया गया, और उसके बाद जैसे लोग उन्हें भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1922 में उनके टूम की जब डिस्कवरी हुई, जब उनके टूम को ढूंढा गया, तब ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई थी, और ये माना गया कि शायद मर्डर उसकी एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है जिसके कारण उनकी डेथ हुई। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। कि लगभग 80 साल के बाद में टट के टूम से जब उनकी डेड बॉडी को निकाला गया, टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, और उनकी बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स precise data of an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh। कि उनकी डेड बॉडी का जब सिटी स्कैन किया गया तो उनकी लाइफ के टाइम पर और उनकी डेथ की मिस्ट्री के काफ़ी सारे फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस का पता चला। मीन्स कई क्लूज़ मिले उनकी डेथ के पीछे कि क्या रीज़न रहा उनकी डेथ का, ठीक है। तो फॉरेंसिक का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स उनकी जो डेड बॉडी थी उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उनकी लाइफ के दौरान और आफ्टर डेथ उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। जब किंग टट की डेड बॉडी को, उनकी मम्मी को उनके कॉफिन से निकाला गया, उनकी सिमेट्री से बाहर निकाला गया, जो कि कहाँ थी, उनकी डेड बॉडी को कहाँ रखा गया था, वैली ऑफ द किंग्स में, जो कि एक सिमेट्री है, एक वेल नोन सिमेट्री है। वहाँ पर उनकी डेड बॉडी का बरियल हुआ था, वो उनकी डेड बॉडी का बरियल ग्राउंड था। वहाँ से उनकी डेड बॉडी को जब निकाला गया तो कैसा मौसम हो गया था, चारों तरफ ऐसी जो विंड्स थी वो घोस्टली विंड्स, यानी साएं साएं करती हुई हवा चलने शुरू हो गई, और विंड्स के साथ में जो डस्ट थी वो भी चारों तरफ आसमान में छा गई। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्टडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ट्री। और जो चारों तरफ आसमान में डार्क बेलिड क्लाउड्स यानी काले बादल छा गए, एंड स्टडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, और चारों तरफ वो तेज़ी से जो काले बादल थे डेजर्ट के ऊपर जो स्काई था उसमें छाए हुए पूरा दिन नज़र आते रहे। एंड नाउ आर वेलिंग द स्टार्स, और
उन्होंने क्या किया, उन काले बादलों ने चमकते स्टार्स को अपने पीछे छुपा दिया। It was 6 p.m. on 5 January 2005 और ये कब की बात है, ये 6 p.m. 5 January 2005 की बात है। The world's most famous mummy gilded head first into a CT scan brought here to probe the lingering medical mystery of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। और टुट की बॉडी को पहली बार, उनके हेड को क्या किया गया, सिटी स्कैनर के अंदर डाला गया उनकी बॉडी को, ताकि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी उसका पता चले, ताकि मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस की जा सके कि आखिर उनकी डेथ के पीछे क्या रीज़न था। और ये लगभग 3,300 साल के बाद हुआ उनकी डेथ की। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramps. Descended का मीनिंग होता है came down और cramps का मीनिंग होता है contracted। तो पूरी दोपहर उस दिन जो टूरिस्ट थे उनकी लाइन लगी रही, लोग आते रहे, जो टूरिस्ट थे वो आते रहे और टुट की जो डेड बॉडी थी उसको देखते रहे। रॉक कट टूम some 26 feet underground to pay their respect। और वो कहाँ था, रॉक्स को कट करके उनके टूम को बनाया गया था, जो कि अंडरग्राउंड था, यानी ज़मीन के नीचे लगभग 26 फीट नीचे थी उनका जो डेड बॉडी थी। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face। कि जो विजिटर्स थे वो जो वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बने, म्यूरल्स होते हैं, वॉल के ऊपर जो पेंटिंग्स होती हैं उनको वो देखते रहे, और बरियल चैम्बर को वो देखते रहे, जो बरियल चैम्बर की वॉल्स पर जो पेंटिंग्स उन्हें देखते रहे। एंड दे ऑल्सो लुक्ड एट द फेस, जो टुट के जो फेस को बाहर निकाला गया था, जो विजिबल था, उसे देखते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउट अ कॉफिन लिड, और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर टट की मम्मी का था वो ये था कि जो उनकी जो कॉफिन था, कॉफिन की जो लिड थी वो भी कैसी थी, वो जैसे स्ट्रक्चर्ड थी, मीन्स वो भी जैसे फेस मास्क होता है उसी तरीके से बनाया गया, तो कोई प्लेन नहीं थी उनकी कॉफिन लिड। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ जो विजिटर्स थे वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग Tut's ultimate death in his late teens, or wondering with a shiver if the Farhouse curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। जो लोग थे वहाँ, कोई कुछ जो विजिटर्स थे वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ आपस में they were pondering का मतलब होता है thinking, they were thinking that what was the reason behind the ultimate death of the टीनेजर, कि वो जो टीनेजर थे टट, उनकी डेथ के पीछे क्या रीज़न रहा। कुछ ये सोच रहे थे कि कहीं फरहो की जो डेड बॉडी है उसे जो निकाला गया, कहीं उसका कर्स किसी तरह की मिसफॉर्च्यून तो नहीं ले आएगा, कहीं वो डेथ का कारण तो नहीं बनेगा, क्या ये सब सच है। ये सब बातें वो वहाँ जितने भी जो लोग टूरिस्ट थे वो लोग सोच रहे थे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiques, as he leaned over the body for a long first look। जब ज़ाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के, वो जब बॉडी की तरफ झुके और उन्होंने जब पहली बार टट की बॉडी को देखा तो उन्होंने ये कहा कि जो टट की बॉडी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उनकी जो मम्मी की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न किसे कहा, उन्होंने कार्टन, जिन्होंने 1920 में उनकी बॉडी को बाहर निकाला था एग्ज़ामिन करने के लिए, उसको इसका रीज़न बताया। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, यहाँ कार्टर मीन्स उनका पूरा नेम बताया, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। कि कौन थे हावर्ड कार्टर, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1922 में टुट की टूम को डिस्कवर किया और उन्होंने उस पर रिसर्च की। इट्स कंटेंट्स
though hastily ransacked in antique, were surprisingly complete. उन्होंने उनकी टट की डेड बॉडी के साथ जो भी एंटीक्स रखे थे उनकी स्टडीज़ की. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Fur House legend. और टट की बॉडी के साथ जो भी आर्टिफैक्ट्स रखे गए थे, जो भी कीमती चीज़ें रखी गई थी, उनकी स्टडीज़ की गई और ये कहा गया कि ये रॉयल कलेक्शन की रिचेस्ट कलेक्शन है. और उस टाइम पर क्या होता था कि फर हाउस जो थे वो क्या क्या करते थे, उनका जो फैमिली थी एक उनकी जो रॉयल फैमिली थी वो रिचेस्ट फैमिली थी. और उन्होंने टट की डेथ के बाद उनके साथ में भी बहुत सारी रिचेस रखे, बहुत सारी कीमती सामान रखा, ये मानकर कि जब भी उनमें लाइफ आएगी तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection. Resurrection का मतलब होता है raising up again, यानी कि जब उनमें दोबारा से लाइफ आ जाएगी. Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. कि उस वक्त उनकी बॉडी के साथ जितने भी आर्टफैक्ट्स जो निकाले गए, आर्टफैक्ट्स होते हैं आर्टिकल्स मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, गोल्ड के बने हुए जो भी आर्टिकल्स उनकी डेड बॉडी के साथ रखे गए, उनको जब देखा गया तो ये माना गया कि शायद उस टाइम लोगों ने ये माना होगा कि उनकी रेजोरेक्शन के बाद जब वो लाइफ में आएंगे तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी. बट टट वॉज ऑल्सो buried with everyday things he would want in the afterlife. कि टट की डेड बॉडी के साथ में बाकी वो चीज़ें भी बरी की गई थी जिनकी उस वक्त ये माना गया होगा कि इनको जब इनकी डेथ के बाद जब इनमें दोबारा लाइफ आएगी तो इनको ज़रूरत पड़ेगी. जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लाइन एंड अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. क्योंकि डेड बॉडी के साथ गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स के अलावा और क्या चीज़ें रखी गई थी, ब्रॉन्ज का एक रेज़र रखा गया था, लाइनन के अंडर गारमेंट्स थे, कपड़े थे, और कुछ केसेस रखे गए थे फूड के, जिसके अंदर फूड आइटम्स थे, और वाइन रखी गई थी. ये सब किस लिए रखी गई थी, ये मानकर कि जब भी इस फरहा के अंदर टट के अंदर लाइफ आएगी तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. After months of carefully recording the Farhaw's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. कि कई मंथ तक हॉवर्ड कार्टर ने टट की डेड बॉडी के साथ जो फ्यूनररी ट्रेजर था, उनके जो कॉफिन में जो ट्रेजर्स रखे गए थे उन सब की स्टडी की. और उसके बाद कार्टर ने उनके 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 नेस्टेड मीन्स 3 पार्ट्स वाले कॉफिन की स्टडी शुरू की. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल. कि उन्होंने जब फर्स्ट नेस्ट कॉफिन का ओपन किया तो उसमें उन्हें क्या मिला, एक श्राउड मिला. श्राउड बोलते हैं कफन को, कपड़ा मिला, एक कफन मिला जिसको सजाया गया था. किससे सजाया गया था, गार्लैंड से. गार्लैंड यानी मालाओं से. किसकी बनी माला थी वो, विलो एंड ओलिव लीव. ओलिव होता है जैतून, जैतून का तेल आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जैतून के पेड़ की जो पत्तियाँ थी वो, और विलो लीव्स, और वाइल्ड सेलरी, ठीक है, अजवाइन होती है ये, और लोटस पेटल्स यानी कमल की पंखुड़ियाँ, और कॉर्न फ्लावर्स, इन सब से बनी हुई मालाओं से उसे सजाया गया था. जिससे ये पता चलता है कि ये सब जो उनका जो बरियल था वो कब हुआ होगा, मार्च और अप्रैल के बीच में. क्योंकि ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं ये मार्च टू अप्रैल के बीच में ही होती हैं. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. कि जब फाइनली कार्टर मम्मी तक पहुँचे तो उन्हें बहुत सी मुश्किलें हुई. The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. जो रिचुअल रेजिन्स थे जिसके अंदर टट की डेड बॉडी को रखा गया था, आपने पीछे रामायण सीरियल आ रहा था उसमें वॉच किया होगा कि किस तरीके से दशरथ की डेथ के बाद में उनकी डेड बॉडी को रिचुअल्स के अंदर रखा जाता है, रिचुअल रेजिन्स के अंदर रखा जाता है. तो इसी तरीके से पुराने टाइम में जो इजिप्शियंस थे डेड बॉडीज़ को ममी के फॉर्म में यानी मसाले स्पाइसेस उनकी बॉडी पर लगा देते थे, फिर रिचुअल रेजिन्स के अंदर डिप कर देते थे उनकी बॉडी को कॉफिन में रखते वक्त. तो
जो रिचुअल रेजिन्स थे वो हार्ड हो गए थे, बिल्कुल जैसे कि तट की जो बॉडी थी वो सीमेंट हो गई थी, मीन्स बिल्कुल जम गई थी उस रिचुअल रेजिन्स में। और उनकी ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बॉडी को उनके गोल्ड कॉफिन, उनका जो कॉफिन था वो भी गोल्ड का बना हुआ था, उस गोल्ड कॉफिन से निकालना मुश्किल है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेट का मतलब होता है जेन्युइन, कि कितना भी उस पर फोर्स लगाया जाए उसे निकालना तो दूर, उसे हिलाना भी मुश्किल था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर लिखते हैं कि अब क्या किया जा सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन। अब कार्टर ये देखते हैं कि साउथ में, इजिप्ट के साउथ पार्ट में, सदर्न पार्ट में जो सन की जो लाइट है, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट फॉल होती थी और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था। तो ये प्लान करते हैं क्यों ना उस सनलाइट को, सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करें जो रेजिन्स हैं उनको लूज़ करने के लिए। फॉर several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit। तो क्या होता है वो उसकी मम्मी को लेकर सनलाइट के अंदर रखते हैं, उनके कॉफिन के साथ में, चमकते हुए सनलाइट में, जिसका टेम्परेचर 149 डिग्रीज था। नथिंग बस्ट, कुछ भी वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ही रिपोर्टेड विद scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी बॉडी को निकालने का दूसरा तरीका यही था कि वो उनकी बॉडी को चीजल कर दें, उनको टुकड़ों में बांट दें, उनके वो लिम्स से और ट्रंक वाले पार्ट को डिटैच कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास में कोई और रास्ता नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, उनकी मम्मी से जो चोर थे, ऐसा हो सकता था कि चोर आते और जितना भी गोल्ड उनकी मम्मी के साथ था उसको चोरी करके ले जाने के लिए वो टुट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और वो चोर ये सोचते कि उनकी जो रिचेस हैं वो चोरी करके ले जाएं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वॉज lavished with glittering good precious collar। For his journey to the great beyond King Tut was lavished with glittering goods। कि उनकी इस जर्नी के लिए उनकी बॉडी के साथ में बहुत सी कीमती चीज़ें रखी गई, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। सब जितनी भी ये चीज़ें रखी गई उनकी बॉडी के साथ में, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, ये सब प्योर गोल्ड के बने हुए थे। टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। अब इन सब के बावजूद कार्टर ने उनकी मम्मी को बाहर निकाला, उनके हेड को निकाला। Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage। The bed where Tut now rest। और उसके बाद कार्टर ने उनकी बॉडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को फिर से असेंबल किया और अब की बार उनको असेंबल करने से पहले उन्होंने एक वुडन बॉक्स के अंदर नीचे रेत की एक परत बिछाई, ताकि एक बेडिंग दी ताकि उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, और फिर उन्हें रख दिया गया। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। कि आर्कियोलॉजी अब काफ़ी चेंज हो गई है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स एंड मोर ऑन द फैंटास्टिक फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। कि अब आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ का जो पहले जो एंगल होता था
वो कुछ और होता था कि क्या ट्रेजर्स हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें, फैसिनेटिंग थिंग्स के ऊपर होता था। लेकिन अब जो फोकस था वो क्या था कि उनकी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या सीक्रेट है, उसको जाना जाए। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसके लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। In 1968, more than 14 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. कि 40 years के बाद में जब कार्टर की डिस्कवरी हुई, कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशंस की उसके 40 years के बाद में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे करके टट की बॉडी का उन्होंने ये रिवेल किया कि उनकी चेस्ट में उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी और उनकी जो फ्रंट रिब्स थी वो उनकी बॉडी से मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स कैलकुलेटेड स्टडी थ्रू एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड से कैलकुलेटेड स्टडी करना, दैट इज़ व्हाट इज़ टोमोग्राफी। और सीटी by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of truth than the x-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? कि उनकी बॉडी से 3-dimensional वर्चुअल इमेजेस उनकी बॉडी की बनाई गई और किस तरीके से कि बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज उनकी बॉडी के ऊपर फॉल किया गया इन क्रॉस सेक्शंस और उनकी बॉडी को बहुत पतले स्लाइसेस में, जस्ट ब्रेड के स्लाइसेस के फॉर्म में जो है एक्सरेज को उस पर डाला गया, जिससे कि एक क्लियर पिक्चर उनकी बॉडी की फॉर्म की गई ताकि उनकी स्टडी, उनकी जो इंटरनल बॉडी की स्टडी की जा सके, ठीक है। और ये रिवेल नहीं हो पाया इसके बावजूद भी कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई और उस टाइम उनकी एज कितनी थी। किंग टुट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। किंग टुट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने परिवार के आखिरी बादशाह हम कह सकते हैं, फ़रो थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। बट the particulars of his passing away and his aftermath are unclear, कि ये आज तक भी क्लियर नहीं हुआ कि उनकी डेथ के पीछे क्या रीज़न रहा। आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट्स। अमानोटॉप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। अब यहाँ पर थोड़ा सा टट की जो फैमिली है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि अमानोटॉप III जो थे वो टट के फादर थे या उनके ग्रैंडफादर थे, जो कि एक पावरफुल फराव थे जिन्होंने लगभग 4 डिकेड्स तक राज किया था। कब किया था? 18th डायनेस्टी में, जो कि एक गोल्डन पीरियड माना जाता था। हिज सन अमानोटॉप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इजिप्ट। और एंशंट इजिप्ट की हिस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा और वो एक स्ट्रेंज पीरियड था। अमानोटॉप IV इसके बाद में, अमानोटॉप III के बाद में उन्होंने राज को संभाला। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। और अमानोटॉप IV जो थे ये जैसे ही ये रूल में आए तो इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? इन्होंने एटन की वर्शिप को प्रमोट किया। एटन किसे कहा गया? द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखिनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन। और उन्होंने एटन सन को बोला जाता था, यानी सन की पूजा की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। यहाँ तक कि जो अमानोटॉप IV थे उन्होंने अपने नेम को भी चेंज कर दिया था और उन्होंने अपने नेम को बदलकर अखिनेटन अपना नेम रख लिया था, जिसका मतलब होता है कि सूर्य का सर्वेंट। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna। और उन्होंने उस समय पर अपना जो कैपिटल था, जो कि पुरानी सिटी थेबिस में था, वहाँ से हटाकर आकिनेटन में कर दिया था, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun,
a major god, smashing his images and closing his temple. उन्होंने यहाँ तक कि उस टाइम जो लोग थे उनके कंट्री के, उनको चौंका दिया था. उन्होंने क्या किया कि अमुन गॉड की जितनी भी आइडोल्स थे, जितनी भी इमेजेस थे टेम्पल्स में, उनको तोड़वा दिया उन्होंने और मंदिरों को बंद करवा दिया. अमुन यानी चांद, ठीक है, मून की वो पूजा क्या करते थे. उससे पहले उन्होंने चेंज करके सन की वर्शिप के ऊपर लोगों को उन्हें प्रेशराइज किया कि वो सन वर्शिप करें. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, director of the University of Chicago's research center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little cracky. कि जॉन रेसन जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर इन लग्जर जो है, उन्होंने एंशिएंट थेबिस के बारे में जाना, उनके फैमिली के बारे में जब उन्होंने जाना, उन्होंने बताया कि अखीनेटन बाद में जब उन्होंने ये देखा कि उनकी जो फैमिली का जो रूल है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो ही बिकेम अ लिटिल वैकी, मीन्स थोड़े क्रेजी हो गए थे, थोड़ा उनमें क्रेजीनेस आ गई थी. आफ्टर अखीनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मंख खरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस. कि अखीनेटन की डेथ के बाद में एक दूसरा जो न्यू रूलर बने वो थे स्मेंख खरे. स्मेंख खरे जो थे वो उनके बाद में रूलर बने. एंड देन अ वेरी यंग टूटनखेटन टुक द थ्रोन, और उस स्मेंख खरे के बाद में टूटनखेटन थ्रोन पर बैठाए गए. किंग टूट एज इज वाइडली नोन टुडे, और यही टूटनखेटन आज किंग टूट के नाम से जाने जाते हैं. द बॉय किंग soon changed his name to टूटनखेटन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, और उन्होंने अपने नेम को टूटनखेटन से टूटनखामुन कर लिया, जिसका मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ आमुन. एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने जो पुराने तरीके थे पूजा पाठ के या वर्शिप के, उनको दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया. रिस्टोरेशन का मीनिंग होता है रीएस्टेब्लिशमेंट. ही रिजाइन he reigned for about 9 years, लगभग 9 साल तक उन्होंने राज किया. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद सडनली उनकी डेथ हो गई. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट. कि टट की जो मम्मी थी इजिप्ट में, इतनी सारी जो मम्मीज थी उनमें से एक थी जिसके फेट के बारे में, जिनकी किस्मत के भाग्य के बारे में अभी भी एक रहस्य है कि आखिर उनकी डेथ कैसे है. हाउ मैनी नाउ no one knows. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturers. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. और उसके बाद में उनकी सिटी स्कैन सिटी पोर्टेबल मशीन के साथ में की गई, और जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सिमेंस के द्वारा डोनेट की गई थी. अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, और उस सिटी स्कैन मशीन से ममी को हेड टू टो स्कैन किया गया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को क्रॉस सेक्शन में प्रोड्यूस किया गया सिटी स्कैन मशीन से. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, taking on airy details in the resulting image. Airy का मतलब होता है strange and frightening, and intricate मतलब होता है complicated. तो उनकी जो टट के जो हेड था उसकी बहुत ही माइन्यूट स्लाइसेस में स्टडी की गई, यानी उसके छोटे से छोटे हिस्से को भी बहुत बारीकी से स्टडी किया गया, ताकि जरा से कोई भी उनकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो स्टडी से छूट जाए. विद टट्स entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long.
कि उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट, फोरेंसिक्स एंड अनाटमी के जो प्रोफेसर्स थे उनकी टीम ने उनकी डेड बॉडी को स्टडी किया, जो इमेजेस बनाई गई उनको स्टडी किया, ताकि कोई भी राज अनखुला ना रह जाए. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. जिस रात टट की बॉडी को स्कैन के लिए ले जाया गया, उस दिन जो वर्कमैन्स थे वो टट की बॉडी को टूम से एक बॉक्स में लेकर आए और ठीक इस तरीके से लेकर आए जैसे पॉल बेयर, जैसे कि डेथ के टाइम पर जो कंधा देने वाले लोग होते हैं जिस तरीके से चलते हैं उसी तरीके से वो उसे लेकर आए. उन्होंने स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर आए और एक हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन की हेल्प से उन्होंने डेड बॉडी को उस पार्ट तक पहुंचाया जहां पर स्कैनर रखा था. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinting for an office nearby and returned with a pair of white plastic fence. और 20 मिनट के बाद में, लगभग 20 मिनट के बाद में जब उनकी बॉडी को सिटी स्कैनर के पास ले जाया गया तो 2 पर्सन्स वहाँ से भागते हुए आए और वो एक प्लास्टिक का वाइट फैन लेकर आए. द $1 million स्कैनर हैड quit because of sand in cooler fan. Kursafarov joked a guard nervously. उनमें से एक गार्ड ने बड़े नर्वस वे से जोकिंग वे में कहा कि शायद जो $1 million का जो स्कैनर है शायद उसने क्विट इसलिए कर दिया, शायद उसने काम करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके फ़ैन के अंदर सैंड चली गई और शायद ये फरहो का कर्स है. यानी कि जिस मशीन के अंदर उनका स्कैन किया जाना था उनकी बॉडी का, उसकी जो स्कैनर की जो मशीन थी उसके अंदर कुछ सैंड चला गया था जिससे मशीन ने काम करना बंद कर दिया था. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. और फिर उन फैंस की जगह दूसरे फैंस लगाए गए ताकि प्रोसीजर को पूरा किया जा सके. After checking that no data had been lost, the technicians turned. जब टेक्नीशियंस ने ये देखा कि कोई भी डाटा उनसे मिस नहीं हुआ तो उन्होंने वो टर्न हुए. Tut over to the workmen who carried him back to the tomb. और जो वर्कमैन्स थे वो टट की बॉडी को वापस टूम में ले आए. Look, less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. और लगभग 3 घंटे के बाद में वापस उसकी बॉडी को कॉफिन में लेकर आया गया जिस कॉफिन से निकाल कर सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था. और अब वापस फरहो की डेड बॉडी उसी जगह रेस्ट कर रही थी जहां पर उन्हें फ्यूनरल के टाइम पर रखा गया था उनकी डेथ के बाद. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. और उसके बाद टेक्नीशियंस ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेजेस देखी उससे एस्टॉनिशिंग यानी चौंका देने वाली इमेजेस सामने आई. A grey hat took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. कि जो पिक्चर्स जो इमेजेस ली गई थी उनके पिक्सल्स को स्कैटर करके उनको टर्न करके टिल्ट करके हर डायरेक्शन से उन्हें स्टडी किया गया. नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class. और उनके जो नेक की जो बोन्स थी वो बिल्कुल इतनी क्लियर दिखाई दे रही थी जैसे एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती हैं. Other images revealed a hand, several views of the rib cages and a transection of the skull. कि skull के transection की स्टडी की गई, उनकी rib cage की स्टडी की गई. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. इतने मशक्क़त के बाद, इतनी स्टडीज़ के बाद अब ज़ही हवास मुस्कुराते हुए बैठ गए और उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है उनकी जो बॉडी की जो इमेजेस हैं उनमें. आई डोंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड. वो कहते हैं कि मैं पिछली रात 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया. आई वॉज सो वरिड कि मुझे बहुत चिंता थी. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. वो कहते हैं कि अब मुझे जाकर सो जाना चाहिए. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. कि जब उनको लेकर आया गया, उनकी डेड बॉडी को जब रखा गया था उस वक्त उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हवाएं जो चल रही थी, जो रेत की धूल की जो हवाएं थी
वो सर्दियों में जैसी ठंडी हवा बहती है उतनी ही सर्द थी, बिल्कुल शांत थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी भी डेथ हो गई है। और जो वैली ऑफ डिपार्टेड थी उसमें ऐसी शांति थी जैसे मौत के बाद शांति होती है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरियन, कि जहाँ टट के टूम की एंट्रेंस थी ठीक उसके ऊपर ओरियन कॉन्स्टिलेशन था। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, वो कॉन्स्टिलेशन, वो ओरियन कॉन्स्टिलेशन जिसे एंशिएंट इजिप्ट के लोग ऑसिरिस का सोल कहा करते थे, ऑसिरिस गॉडेस का सोल बोलते थे, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। और ऑसिरिस को जो इजिप्शियंस थे वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मानते थे। वॉचिंग ओवर द बॉय फरहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे ओरियन कॉन्स्टिलेशन जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ हैं वो उस फरहा बॉय किंग की को लगातार वहाँ से वॉच कर रहे हैं। थैंक यू।